हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज का पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया है, दोबारा रिपीट करूँगी, वीडियो बड़ी होगी तो आगे से देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये इंटरस्टेट डिस्पैरिटी देख लिया था। अब हम देखते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, मतलब पूरी हमने इंडिया के बारे में देख लिया था कि स्टेट में किस तरीके से कोई स्टेट अमीर है, कोई स्टेट गरीब है, किस वजह से। अब देखते हैं कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। तो प्रपोर्शन मतलब लोग जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में, देखिए क्या होता है ना, एक होती है डेवलप, एक बिल्कुल डेवलप कर चुकी है, मतलब वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ के लोगों की हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी है, साफ़ सफाई काफ़ी है वहाँ उस देश में। तो वो कहते हैं कि भाई वो डेवलप्ड नेशन है, अच्छा कमा रहे हैं वहाँ लोग। एक होता है डेवलपिंग, जो मतलब बहुत सारे लोग, अगर गरीब भी नहीं है तो सारे लोग अमीर भी नहीं है तो वो डेवलप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और एक होता है अंडर डेवलप, कि मतलब बहुत ही बुरी हालत है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और उसमें कुछ लोग, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी, मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीबी में रह रहे होते हैं। तो वर्ल्ड बैंक डिफाइन करती है कि जो लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में $1.25 से कम कमा रहे हैं वो लगभग 43% थे 1990 में। तो हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में देखा था कि जो $1 से ज़्यादा कमा रहे हैं भाई वो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। बट अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक बताती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो $1.25 से लोग कम कमा रहे हैं वो 43% है, मतलब देश की आबादी का 43% तो $1.25 से कम कमा रहा है, बस सिर्फ वो गरीबी रेखा से जस्ट ऊपर ही आ रहे हैं। तो ऐसा 1990 में था 22%, अब 45%, जो कि 45% लोग बहुत गरीब थे 1990 में डेवलपिंग कंट्रीज़ में। अब 2008 में अगर हम देखें तो वो हो गए हैं 22%। तो मतलब गरीबी कम हुई है, ऑल्दो ये मतलब रिडक्शन हुआ है ग्लोबल पॉवर्टी में, बट रीजनल डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो पॉवर्टी, गरीबी कम हुई है, बट किसी देश में बहुत ज़्यादा कम हो गई है गरीबी और कहीं पर गरीबी इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई है। जैसे कि चाइना में काफ़ी सब्सटेंशियल डिक्रीज़ आया है, मतलब गरीबी, जो लोग पहले बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे चाइना में, अब वो उनकी कंडीशन काफ़ी ठीक हो चुकी है। ऐसे ही साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह, यहाँ पर भी गरीबी कम हुई है क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट की गई है, तो लोगों को एजुकेट किया गया है, उनकी हेल्थ पर ध्यान दिया गया है, तो इससे गरीबी कम हुई है। चाइना के में जो पुअर लोग थे ना वो 1981 में 85% थे, मतलब 85% लोग गरीब थे चाइना में, वो 1981 में। अब 2008 को अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 14% लोग गरीब रह गए हैं चाइना में। तो देखिए कितना ज़्यादा ड्रास्टिक डिक्रीज़ आया है। साउथ ईस्ट एशिया का हम लोगों ने देख लिया कि थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार वगैरह आते हैं। साउथ इंडिया, जैसे साउथ एशिया, इंडिया नहीं, इंडिया का तो पूरे पार्ट में, जैसे कि सपोज ये देश है तो नीचे वाला पार्ट साउथ इंडिया हो गया। बट साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? इंडिया आता है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सारे के सारे देश साउथ एशिया में आते हैं। यहाँ पर मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं गिरी है जैसे चाइना में गिरी है। तो 2013-14 का इकोनॉमिक सर्वे सरकार निकालती है कि भाई क्या क्या हो रहा है देश में। तो पॉवर्टी रेशियो 2011-12 में हम लोगों ने देखा कि बिहार में 33% लोग गरीब हैं और केरला में सिर्फ 7% लोग ही गरीब हैं। तो ये देखिए स्टेट्स में कितना डिफरेंस है। अब आता है ये डिक्लाइन हुआ है परसेंटेज में पुअर का, फिर भी नंबर ऑफ पुअर जो हैं वो नंबर ऑफ पुअर हैज़ डिक्लाइन मार्जिनली फ्रॉम 61% इन 1981 टू 36% इन 2008 बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन। अब देखिए जो पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन है ना वो भी बहुत ज़्यादा बदल दी गई है, लीनियंट कर दी गई है। पहले जिन लोगों को गरीब मानते थे अब उन लोग को गरीब ही नहीं मानते, तो नंबर ऑफ पुअर्स तो वैसे ही कम हो जाएगा, है ना। तो डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन की वजह से, तो अलग अलग पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन की वजह से जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग नंबर ऑफ पुअर पीपल हमारे देश में और पूरी दुनिया में होते रहे हैं। तो पॉवर्टी इन इंडिया इज़ ऑल्सो शोन हायर देन द नेशनल एस्टिमेट। तो मतलब बाकी अगर वर्ल्ड बैंक का देखें तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया में ज़्यादा लोग गरीब हैं और इंडिया के खुद के एस्टिमेट्स के हिसाब से कम है, तो ये बात हो जाती है। तो इसमें सब सहारन अफ्रीका, सब सहारन, देखिए अगर सपोज करिए ये अफ्रीका है, वैसे में से मैप ऐसा नहीं है, अफ्रीका का अलग है, तो ये वाला जो बीच वाला एरिया है ना इसको सब सहारा डेजर्ट के वाला जो एरिया है वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा है। इनफैक्ट वहाँ पर पॉवर्टी बढ़ गई है फ्रॉम 51% इन 1981 टू 47% इन 2008।
तो मतलब 51% थी, बट 47% कोई बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो यहाँ पे नहीं आया है ना। तो इसमें इन लैटिन अमेरिका पॉवर्टी ऑफ रिमेन्ड द सेम, तो पॉवर्टी रेशियो लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में पॉवर्टी, लोग जितने पहले गरीब थे उतने ही आज गरीब हैं, यही बात। लैटिन अमेरिका इट हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 11% इन 1981 टू 6.4% इन 2008, तो मतलब पहले 11% लोग गरीब थे और अब 6.4% है। तो आप देखेंगे कि हुआ तो है कम, बट बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया है। पॉवर्टी को हम बहुत ज़्यादा कुछ देशों में रीसरफेस हो गए, जैसे रशिया जैसे देशों में पहले लोग गरीब नहीं थे, अब गरीब हो गए हैं। पहले नॉन एग्जिस्टेंट थी पॉवर्टी, मतलब सरकार के हिसाब से वहाँ पे कोई गरीब था ही नहीं, बट अब वहाँ पे भी गरीब हैं। तो हम लोगों ने 3.2 टेबल में भी अभी देखा था कि पॉवर्टी किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ में है और इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन किस तरीके से डिफाइन की जाती है, जिनको $1 से कम जो लोग कमाते हैं जिनका वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, देखिए यूनाइटेड नेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल की जिसमें 193 देश इसके सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, इंडिया भी उनमें से एक है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो क्या कहते हैं कि फॉर रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1। तो इसमें यह है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम मतलब एक पूरी सदी में जो गोल हैं हमारे कि हमें देश को या दुनिया को आगे बढ़ाना है, उसमें लोगों की जो संख्या है, जो लोग दिन के $1 से भी कम कमाते हैं, उन लोगों को इस कंडीशन से बाहर निकालना है, उनकी इनकम बढ़ानी है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे 1990 से लेकर के 2015 में, जो है कि हम लोगों को लोगों की कंडीशन ठीक करनी है। तो खैर ठीक हुई भी है, बट इतना जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ है। पॉवर्टी कंपैरिजन अमंग सम सेलेक्टेड कंट्रीज़, तो नाइजीरिया में 62% लोग गरीब हैं, श्रीलंका में सिर्फ 4% लोग गरीब हैं और इंडिया में 25%, जो कि $1.25 मतलब इतने डॉलर से भी कम कमा रहे हैं 2013 तक आते आते भी। मतलब इंडिया के बहुत सारे लोग हैं, 25% लोग हैं जो $1.25 से भी कम पैसा कमाते हैं। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है 2014 की, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है। अब ये देखिए कि चाइना में किस तरीके से गरीबी घटी है। ये देखिए ये वाला चाइना का ग्राफ है, कैसे चाइना में गरीबी घटी है, और बाकी सारे देशों का भी ग्राफ यहाँ पे हमें बना करके दिखाया हुआ है। अब नंबर ऑफ बाय रीजन, इलाकों के हिसाब से, जो सब सहारन अफ्रीका है वहाँ पर मतलब पॉवर्टी तो हर जगह कम होती हुई हमको दिख रही है, बट स्टिल जितना रेट से कुछ देशों में किसी ज़्यादा रेट से, कुछ देशों में कम रेट से पॉवर्टी घटती हुई दिख रही है। अब कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी के कारण क्या क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ कॉजेज़ होते हैं गरीबी के। हमारे देश में पॉवर्टी वाइड स्प्रेड है, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं हमारे देश में, और इसके कई सारे कारण हैं। एक हिस्टोरिकल रीज़न ये है कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था, उन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे, हमारे देश के लोग कुछ कमा पाए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 200-250 सालों तक उन्होंने राज किया और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। उनकी पॉलिसीज़ की वजह से जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था, जो लोग हथकरघा जैसे कि हाथ से काम करा करते थे, जैसे कढ़ाई करना, बुनाई करना या जूते बनाने, ये सब इंडस्ट्रीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े बनाने की इंडस्ट्री को भी उन लोगों ने डिस्करेज किया कि भाई मत करो इसको। इसकी वजह से क्या हुआ है कि लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्ट अंटिल 1980s के आते आते भी हमारे देश की जो ग्रोथ रेट थी वो अच्छी नहीं थी। अब ग्रोथ रेट नहीं होगी, नौकरियां नहीं होंगी, बिजनेस नहीं बढ़ेंगे, तो लोग की गरीबी कैसे कम होगी। इससे क्या हुआ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम थी। जॉब सबसे ज़्यादा देती है इंडस्ट्रीज़, जब इंडस्ट्रीज़ ही कम होंगी तो जॉब्स कहाँ से आएंगी। इसकी वजह से लोगों की इनकम, लोगों की सैलरीज भी काफ़ी कम थी। अब क्या हुआ, इसकी वजह से हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब इसकी वजह से तो नहीं, बट साथ साथ एक तो आपके देश में गरीबी ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ कम है, बट आप लोग के लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़े जा रही है, तो वो जनसंख्या खाएगी कहाँ से, तो इस वजह से गरीबी बढ़ती है। अब इससे क्या हुआ, ये दोनों जो कंबाइंड हुए ना फैक्टर की पॉपुलेशन ज़्यादा है और गरीबी भी ज़्यादा है, इससे क्या हुआ कि हमारी ग्रोथ रेट पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। अब कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, कुछ लोग बहुत कम कमा रहे हैं, तो पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय जो कि निकाली जाती है ना कि भाई कितना लोग कमा रहे हैं और कितनी देश की आबादी है, तो कमाई भले ही ज़्यादा हो, अगर आबादी भी ज़्यादा है तो एक व्यक्ति की आय तो कम ही पड़ जाती है ना। तो इसलिए हम लोगों का फेलियर रहा काफ़ी ज़्यादा दोनों फ्रंट पे कि हम लोग इकोनॉमिकली भी ग्रो नहीं कर पाए और पॉपुलेशन को भी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और पैसा कम कमा रहे होंगे, इससे क्या होता है, ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी होती है कि लोग गरीबी में धंसते जाते हैं कि परिवार का साइज़ बड़ा है, पैसा कम कमा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोग गरीब ही तो होते जाएंगे। अब क्या हुआ, फिर 1960s के बाद इरिगेशन की फैसिलिटीज़ आई, सिंचाई होने लगी, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुई एग्रीकल्चर सेक्टर में। इससे क्या हुआ, बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट ऑफ इंडिया। तो
जैसे कि हरियाणा पंजाब में ही ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, जिसमें पेड़ों को पानी, मतलब फसलों को पानी दिया गया, हाइब्रिड फसलें लाई गई, इरिगेशन की फैसिलिटीज़, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, है ना, ये सब लाया गया। इसके बारे में 10th क्लास में आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ेंगे एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में। तो इससे क्या हुआ, लोगों की इनकम बढ़ी और फिर इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में लगने लगी। पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर, और इन्होंने भी कुछ जॉब क्रिएट करी। बट ये फिर भी काफ़ी नहीं था कि जितने भी हमारे देश की, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए सबके लिए जॉब फिर भी अवेलेबल सही तरीके से नहीं हो पाई। प्रॉपर जॉब्स शहरों में नहीं मिल पाई लोगों को। फिर लोगों ने क्या किया, शहरों में गए तो कुछ लोग रिक्शा पुलिस, रिक्शा वाले बन गए, कुछ लोग फेरी वाले बन गए, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन के काम में मजदूर बन गए, कुछ घर में जैसे होता है ना मेड्स वगैरह, इनका काम करने लगे। तो इनकी काम तो करने लगे बट ये इनकम, इनके पैसा बहुत ज़्यादा कम कमाते थे। और शहरों में घर जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, तो इनको अफोर्ड नहीं कर पाते थे लोग, क्योंकि बहुत ही कम पैसे में काम कर रहे थे। तो वो स्लम्स में, झोपड़पट्टियों में जाकर के रहने लगे शहरों के बाहर। और इसकी वजह से क्या हुआ कि लार्जली रूरल फिनोमेना आल्सो बिकम द फीचर ऑफ अर्बन सेक्टर। तो जो गरीबी थी गाँव में, शहरों में वो गरीब लोग आए, उनको काम तो मिला बट पैसा बहुत कम मिला, तो फिर वो बिल्कुल गाँव के तरह ही झोपड़पट्टियों में रहने लगे। तो जो गाँव का फिनोमेना था ना गरीबी का, वो शहरों में भी आकर के बस गया। अनदर फीचर जो कि हाई पॉवर्टी रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी है, वो है ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़। मतलब किसी के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल है, किसी के पास लैंड बहुत ज़्यादा है तो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सारी पॉलिसीज़ सरकार ने बनाई कि ये सारी के सारे प्रॉब्लम्स, कि रिसोर्स, किसी के पास पैसा ज़्यादा है बहुत, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, किसी के पास कुछ है ही नहीं, घर तक नहीं है, तो ये सारी इनइक्वालिटीज़ हट जाए। बट सरकार की पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं। काफ़ी सारे लैंड रिफॉर्म्स इनिशिएटिव लिए गए, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल एरियाज़ इम्प्लीमेंट मतलब किया गया कि भाई जिसके पास ज़्यादा लैंड है उससे लेकर के गरीबों को दिया जाए। बट कहीं पर थोड़ा बहुत चला, जैसे वेस्ट बंगाल में ये सब चला ठीक ठाक, बट बाकी जगह नहीं चल पाया। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, कुछ ने नहीं काम किया। तो इसलिए लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, तो इसकी वजह से क्या हुआ, मेजर कॉज है पॉवर्टी इन इंडिया का, कि कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है ना, कुछ बिल्कुल, ज़्यादातर लोग, कुछ ही लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है। और यही है हमारे देश में गरीबी का कारण। इसलिए हमारे देश में बहुत सारे करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। लगभग 25 करोड़ की आबादी आज भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीब है। फिर उसके बाद काफ़ी सारे सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रहे हैं जो कि गरीबी से रिलेटेड है, जैसे कि सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ रिलीजियस सेरेमनीज़ होती हैं। इंडिया के लोग इंक्लूडिंग काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं शादियों पर या कुछ सेरेमनीज़ पर जिनके पास पैसा नहीं होता, उधार लेकर के खर्च करते हैं और फिर वो उधारी चुका नहीं पाते और भी ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। जैसे कि स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको एग्रीकल्चर इनपुट खरीदने के लिए, सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। और पुअर पेपर को ज़्यादा सेव तो कर नहीं पाते, वो उधार लेते हैं और फिर उसके बाद वो उधार चुका नहीं पाते, फिर वो एक तरह से गरीबी के जाल में फंस के रह जाते हैं। और इनडेटनेस, डेट होता है उधार, तो मतलब इनडेटनेस में वो पूरी की तरह पूरे फंस के रह जाते हैं और यही उनकी पॉवर्टी की साइकिल का कारण बनता है कि वो जितना कमाते हैं फिर उधार का ब्याज चुकाने में उससे ज़्यादा उनका चला जाता है, तो कुछ बचा ही नहीं वो पाते हैं। अब आता है एंटी पॉवर्टी मेजर्स। सरकार ने क्या क्या काम किए हैं कि किस तरीके से गरीबी को हटाया जाए। गरीबी उन्मूलन के लिए लाए गए कानून। तो पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्टिव था भाई हमारे देश में गरीबी हटाना। तो करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी जो थी वो 2 चीज़ों पे बेस है बेसिकली। जो एंटी पॉवर्टी गरीबी हटाने के प्रोग्राम है गवर्नमेंट चलाती है, वो है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि भाई देश आगे बढ़ेगा तो गरीबी ऑलरेडी कम हो जाएगी। और टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, तो कुछ गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाने के कुछ प्रोग्राम भी सरकार ने चलाए ओवर पीरियड ऑफ 30 ईयर्स लास्टिंग अप टू अर्ली 80s। तो 1980s तक देयर वॉज अ लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड नॉचमट रिडक्शन इन पॉवर्टी। तो हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में। 1980 तक लोगों की इनकम कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, कुछ बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी सक्सेसफुल नहीं हुए। ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट हमें बताते हैं कि लगभग 45% जो आबादी थी अर्ली 1950s में जब देश आज़ाद हुआ, वो मतलब जितनी गरीब थी ना 1950 के टाइम पर, उतनी ही वो जनसंख्या गरीब रही 1980 तक भी। 30 साल तक देश में ज़्यादा कुछ नहीं बदला। बट 80s के टाइम के बाद इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही और वन ऑफ द फास्टेस्ट रही दुनिया में। मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हम लोग देश को आगे बढ़ा रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ, द एवरेज ग्रोथ रेट जो 3.5% थी 1970 में, वो 6% हो गई 1980 और 1990 में। मतलब हम लोग 6% की ग्रोथ रेट से आप समझिए कि अमीर हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे।
ये ग्रोथ रेट मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। कहते ग्रोथ रेट कैसे बढ़ता है, लोग इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, नई नई जॉब्स आती हैं, लोगों के पास पैसा आता है, उससे ग्रोथ रेट बढ़ती है। अब लोगों के पास पैसा आया तो पॉवर्टी रेट कम होने लगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नई नई लगने लगी देश में, और मतलब खेती में भी इजाफा हुआ, नए नए उद्योग लगे, तो इससे लोगों को नौकरियां मिली, लोगों को काम करने को मिला, उससे उनके पास पैसा आया, है ना। तो ये पॉवर्टी रिडक्शन के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वाइडन्स करती है अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोवाइड्स रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, जब पैसा आता है तो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि एजुकेशन देने के लिए, उनको हेल्थ देने के लिए, सैनिटेशन देने के लिए, घर, क्लोथिंग, ये सारी की सारी चीज़ें भी फिर सरकार दे पाती है। और इससे ऑल्सो इनकरेज होते हैं बच्चे कि भाई अपने मतलब उनके पास, लोगों के पास पैसा है तो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, काम पे क्यों भेजेंगे, अपनी बच्चियों को भी स्कूल भेजेंगे, उनके पास पैसा है तो, ताकि उनको अच्छे इकोनॉमिक रिटर्न्स मिले, बच्चा बड़े होकर के फिर अच्छा पैसा कमाएगा। हाउएवर पुअर जो हैं बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज नहीं ले पाए, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, हुआ था लोगों को फ़ायदा, बट मिडिल क्लास को ज़्यादा हुआ था, बहुत गरीब लोगों को इतना नहीं हुआ था। ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, हम लोगों को लगा था कि खेती में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा, बहुत ग्रोथ होगी, बट इतनी ग्रोथ नहीं हुई जितनी एक्सपेक्ट की गई थी। तो इसलिए जो गांव के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहे, बट इतना ज़्यादा कमा नहीं पाए। इस सर्कमस्टांसेस में एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स तो लाना ज़रूरी था। इकोनॉमिक ग्रोथ ने काफ़ी कुछ किया बट इतना नहीं कर पाई, तो गवर्नमेंट ने भी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम डायरेक्टली काफ़ी चलाए, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एमजी नरेगा चलाया गया। इसमें 100 दिन का आपको काम मिलेगा, मतलब जो भी चाहता है, और उसको अनस्किल्ड वर्क मतलब कोई मजदूरी का काम मिल जाएगा गांव के इलाके में। इससे क्या होगा कि 100 दिन का काम मिलेगा उसको, कुछ 100 दिन तो कम से कम रोज़गार मिलेगा ना। उसमें क्या क्या कराएगा कि जो जैसे सूखा पड़ता है उसके लिए काम करवाया गया, जैसे खड्डे खुदवाए गए ताकि बारिश का पानी उसमें भर सके, और डिफॉरेस्टेशन ना हो, पेड़ लगवाए गए, सॉइल इरोजन ना हो, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा गया। 1/3 जो है जॉब्स वो रिजर्व रखी गई कि मतलब अगर 100 जॉब है ना तो उसमें से 33 तो वुमेन को ही दी जाएंगी। स्कीम ने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी लगभग, इस स्कीम जो एमजी नरेगा स्कीम थी, लगभग 220 करोड़ लोगों को पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड हुआ, और लगभग 5 करोड़ घरों को इससे फ़ायदा हुआ। और इसमें SC ST वुमेन पर्सन जो है स्कीम में 23% जो हैं SC, 17% ST और 53% वुमेन, मतलब 33% कोटा रखा गया था, उसके बाद 53% वुमेन को इसमें काम मिला। मतलब जितने लोग थे, अगर 100 लोगों ने काम किया तो उसमें से 53 वुमेन ने काम किया। तो एवरेज वेज जो उनकी इनकम थी वो भी 65 रुपीज़ थी 2006 में, वो 132 कर दी गई 2013 में। तो मतलब इनकम भी उनकी इंक्रीज़ हुई। तो MG नरेगा से 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से वो होता है ना पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में पूछा जाता है कि MG नरेगा का इसमें 100 दिन का वर्क दिया जाता है, और काफ़ी लगभग 5 करोड़ फैमिलीज़ को इससे फ़ायदा हुआ है, और SC ST वुमेन को काफ़ी ज़्यादा इससे काम मिला है MG नरेगा में, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब आता है प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना। तो रोज़गार दिया गया, रोज़गार मतलब एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां। तो इसमें ये स्कीम स्टार्ट की गई थी 1993 में। इस प्रोग्राम में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज़ एंड स्मॉल टाउन्स। तो पढ़े लिखे जो वो थे नौजवान लोग, उनको क्या दिया गया, काम करना, मतलब काम नहीं दिया गया उनको, इस तरीके से ट्रेनिंग दी गई कि वो अपने ही खुद इंडस्ट्रीज़ या खुद अपने छोटे छोटे उद्योग लगा सकें। इसमें छोटे छोटे बिजनेस या फिर इंडस्ट्रीज़ लगाने की उनको ट्रेनिंग दी गई, पढ़े लिखे जवान लोगों को। तो ये वाली भी एक स्कीम है, ये भी याद रखिएगा। स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो गाँव और छोटे शहरों के लिए थी। अब रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP ये 1995 में लॉन्च की गई। इसका भी यही था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रूरल में, करीब मतलब जो गांव वाले रीजन्स हैं उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर जो छोटे शहर है उसमें पढ़े लिखे लोग खुद नौकरियाँ, जैसे कि मान लीजिए किसी ने मोमबत्ती बनाने की फैक्ट्री लगा ली, किसी ने साबुन बनाने का छोटा सा उद्योग लगा लिया, इस तरीके की उनको स्किल्स दी गई। तो टारगेट था कि 25 लाख नई जॉब इससे क्रिएट की जाए 10 साल में, ठीक है। अंडर द 5 साल के अंदर अंदर 25 लाख नई जॉब्स क्रिएट की जाए, इसके अकॉर्डिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब कितना किया गया वो तो हमें बताया नहीं गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में आई थी। इसमें गरीब फैमिली जो कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब सब लोग इकट्ठा होकर के आए और इकट्ठा होकर के वो बैंक से कुछ लोन ले ले, और सब्सिडी पर उनको लोन मिल जाएगा, और उससे अपना कुछ उद्योग लगा ले। मतलब इसमें ये था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में, जो कि 1999 में लॉन्च हुई थी, कि कुछ फैमिलीज़ मिल करके आए साथ, जो BPL से ऊपर है, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, मिल करके आए, अपना कुछ आइडिया लगाएं और बैंक से लोन लें, और लोन लेकर के कुछ अपना उद्योग वगैरह इंडस्ट्री छोटी मोटी सी लगा लें।
अंडर मतलब बड़ी इंडस्ट्री नहीं, कुछ छोटा सा कारखाने नहीं होते जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है कि बास्केट बनाने का कुछ काम शुरू कर दिया, कुछ पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया, इस टाइप का। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो कि 2000 में लॉन्च की गई थी 2000 में। इसमें सेंट्रल असिस्टेंट मतलब सेंटर पैसा देता था स्टेट्स को ताकि हेल्थ सुधारी जा सके एजुकेशन के लिए, और रूरल में गरीब लोगों के लिए घर बनवाए जा सके, उनको साफ़ पानी मिल सके और गांव में बिजली पहुंच सके। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना चलाई गई थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्कीम है एक अंत्योदय अन्न योजना। इसमें जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। और रिजल्ट्स जो रहे इन प्रोग्राम के वो मिक्स रहे। मेजर रीज़न क्या है इफेक्टिवनेस का कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, राइट टारगेटिंग नहीं हुई, मतलब प्रोग्राम तो चलाती है बट उन लोगों तक वहाँ सही तरीके से पहुँचे ही नहीं। अब इंटेंशन सही थे बट बेनिफिट्स जो हैं वो पूरी तरीके से जिन गरीब लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी वहाँ तक पहुँचे नहीं। मेजर एम्फेसिस दिया गया इन रिसेंट ईयर्स इज ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो मतलब आपने स्कीम्स चला दी बट उन स्कीम्स का इतना अच्छा इंप्लीमेंटेशन तो हो नहीं पाया, तो हर किसी तक ये स्कीम्स नहीं पहुँच पाई। अब चैलेंजेस अहेड, आगे हो गया बस चैप्टर खत्म। अब आगे क्या क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस अहेड में है कि पॉवर्टी जो है वो कम हुई है, गरीबी कम हुई है इंडिया में, क्योंकि डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। मतलब पॉवर्टी कम हुई है बट इतनी तेज़ी से कम नहीं हुई जितना हमारा देश चाहता था, हमारे देश के लोग चाहते थे। और काफ़ी बड़ा चैलेंज है गरीबी हटाना हमारे देश में। काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ हैं पॉवर्टी में, मतलब रूरल में एरिया में, अर्बन एरियाज़ में और अलग अलग स्टेट्स में काफ़ी भिन्नताएं हैं। कोई स्टेट ज़्यादा गरीब है, कोई कम गरीब है। काफ़ी ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स भी हैं जो वल्नरेबल हैं पॉवर्टी को, जैसे कि SC ST वुमेन OBC है ना, इन लोगों को मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि ये गरीब रहेंगे। तो पॉवर्टी रिडक्शन जो है उसका प्रोसेस हम लोगों ने मतलब देखा था कि सोचा था कि अच्छा होगा बट इतना अच्छा नहीं हो पाया है। पॉसिबली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इन सब पे जो है ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। तो लगभग 10 से 15 साल में शायद हम लोगों को अगर हम इन सब चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस दें तो और अच्छे हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। ऑफिशियल डेफिनेशन जो है पॉवर्टी की, हाउएवर वो सिर्फ एक लिमिटेड पावर ऑफ पॉवर्टी, मतलब जो डेफिनेशन है पॉवर्टी की वो एक बहुत ही कम एरिया को कवर करती है कि भाई मिनिमम सब्सिस्टेंस, कि आप लोग बस थोड़े इतना पैसा कमा लो कि आप खा लो ढंग से और थोड़ा सा ढंग से रह लो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रीजनेबल लेवल की इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय भी तो कर पाए, सिर्फ और सिर्फ जीना ही थोड़ा ना, एनिमल एग्जिस्टेंस थोड़ा ना होनी चाहिए, इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए, इतना तो कम से कम उसके पास पैसा होने चाहिए। तो काफ़ी सारे स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है ना उसको ह्यूमन पॉवर्टी में ब्रॉडन कर देना चाहिए। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ, मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि वो खुद को खाना खिला पाएँ बट क्या खुद को वो एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उनके पास घर है, उनके पास हेल्थ केयर है अगर वो बीमार पड़ते हैं, जॉब की सिक्योरिटी है कि उनके पास हमेशा जॉब रहेगी, या फिर वो कॉन्फिडेंट हैं, या कास्ट की और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो इंसानों में भेदभाव होता है इससे वो फ्री हैं, और क्या चाइल्ड लेबर, बच्चों से जो लेबर करवाया जाता है क्या वो रुका है। तो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया का जो एक्सपीरियंस है वो हमें बताता है कि डेवलपमेंट के साथ साथ द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट पॉवर्टी ऑल्सो चेंजेस। मतलब आज कोई गरीब, जैसे कि यूएस में जिसके पास कार नहीं है या फिर जिसके पास कार है भी, मेड्स तक के पास वहाँ पे कार होती है, अच्छा घर होता है, हमारे देश में तो वो अमीर है बट वहाँ पर वो उनके लिए गरीब है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है गरीबी की डेफिनेशन भी कम मतलब चेंज होती जाती है। पॉवर्टी को दूर करने के जो टारगेट्स हैं वो भी और आगे मूव करते जाते हैं हम लोग। होपफुली वी विल एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली इनकम बट भाई जो मतलब लोगों को एक्चुअल चीज़ ज़रूरत है। नेक्स्ट आगे 10 सालों में हम सिर्फ खाने पीने, जो खा नहीं पा रहा है वही नहीं गरीब है, जिसके मतलब हम लोगों को ओवरऑल डेवलपमेंट लोगों का करवाना है। बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मैनी bigger challenges that still remain: healthcare, education, job security, achieving gender equality, dignity for poor. These will be bigger tasks. तो आपने कि एक बार खाना दे दिया सबको, सबका पेट भर दिया, फिर उनके बाद उनको एजुकेशन दो, हेल्थ केयर दो, सैनिटेशन, उनको इज्जत दो कि सब लोग समाज में बराबर रहें। तो ये सारे के सारे हमारे गोल्स आगे भी होंगे। तो चैप्टर तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।